सो स्टूडेंट वेलकम बैक। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके हम लोग डिस्कस करेंगे एनपीओ के अंदर में, ठीक है। परचेज ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, ठीक है। परचेज ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, कंज्यूमेबल आइटम, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनपीओ के अंदर में, जो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा परेशान करता है जब कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। उसमें ये भी एक टॉपिक है जो ज़्यादा से ज़्यादा परेशान करने वाला है स्टूडेंट को, ठीक है। तो इसलिए हम लोग पहले इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं, कैसे इसका कैलकुलेशन होता है एनपीओ के अंदर में, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, फिर इसका ट्रीटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट में इसका कैसे होगा वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ साथ पहले लिख लीजिए, कुछ नोट हम लोग बना लेते हैं ताकि मतलब ये समझने में इजी हो, ठीक है। तो लिखिए, द कंज्यूमेबल आइटम मीन्स the consumable item means the consumable item means the items which an organization consumes regularly, ठीक है। कंज्यूमेबल आइटम का मतलब क्या है? द कंज्यूमेबल आइटम मींस द आइटम व्हिच एन ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूम्स रेगुलरली। मतलब कंज्यूमेबल आइटम में किस तरह का आइटम आ सकता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन रेगुलर बेसिस में यूज करता है, जैसे मेडिसिन फॉर हॉस्पिटल्स, ठीक है। और मान लीजिए प्लेइंग कार्ड्स एंड पार्क मटेरियल, ये सारा हो गया आपका फॉर रिक्रिएशनल क्लब, ठीक है। इस तरह का जितना भी आइटम होगा वो सारा आपका कंज्यूमेबल आइटम की कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे स्पोर्ट्स मटेरियल फॉर स्पोर्टिंग क्लब, ठीक है। तो लिखिए फॉर एग्जांपल लिखिए, फॉर अ हॉस्पिटल consumable items for a hospital, consumable items is medicine, ठीक है। Then for recreational club, it is playing cards and bar material, materials। Organization, after that लिखो, organization has some stock of this material, materials with it and can also purchase during the year, ठीक है बच्चों। तो ये एक बार कॉपी पर अपना उतार लो, इसका एक नोट बना लो अपना, ताकि मतलब आगे चल के ऐसे रेफरेंस इजी हो जाएगा समझने के लिए, ठीक है। ये कॉपी में लिखा भी रहेगा तो आगे चल के पढ़ भी पाओगे, ठीक है। परचेज ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स का मतलब क्या है? द कंज्यूमेबल आइटम मींस द आइटम
which an organization consumes regularly, मतलब जो भी आइटम हो जो ऑर्गेनाइजेशन रेगुलर बेसिस में मतलब यूज करता हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमेबल आइटम्स। जैसे हॉस्पिटल के लिए कंज्यूमेबल आइटम्स कौन सा हो गया, ठीक है, हॉस्पिटल के लिए मेडिसिन हो गए, उसका कंज्यूमेबल आइटम्स। एक रिक्रिएशनल क्लब अगर होता है तो रिक्रिएशनल क्लब के लिए कंज्यूमेबल आइटम्स क्या होगा, रिक्रिएशनल क्लब के लिए कंज्यूमेबल आइटम्स क्या होगा, जैसे प्लेइंग कार्ड्स हो गया, बार मटेरियल हो गया, ठीक है। ठीक उसी तरह एक स्पोर्टिंग क्लब होने से उसका कंज्यूमेबल आइटम्स क्या हो गया, जो प्लेइंग आइटम होता है, जैसे मतलब क्रिकेट मटेरियल हो गया, अगर क्रिकेट क्लब होगा क्रिकेट मटेरियल हो गया, फुटबॉल क्लब होगा तो फुटबॉल हो गया, ठीक है, फुटबॉल मटेरियल्स हो गया, सारा हो गया आपका कंज्यूमेबल आइटम्स। तो ये जो कंज्यूमेबल आइटम्स है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ स्टॉक पहले से भी होता है और ड्यूरिंग द ईयर भी कुछ परचेस होता है, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशंस एनपीओस के अंडर में कैसे होता है, ठीक है, और ये किस बेसिस में कैलकुलेशन होता है, इसके बारे में पहले हम लोग देखेंगे। एक इसके लिए एक फॉर्मेट है, ठीक है, ताकि आपको इजी हो जाएगा ये समझने के लिए। एक फॉर्मेट में आप लोगों को लिखा दूंगा, उसी फॉर्मेट का तहत इसका कैलकुलेशन होगा, ठीक है। और आफ्टर कैलकुलेटिंग द एक्चुअल अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल, ठीक है, फिर इसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले इसको उतार लीजिए, ठीक है। फिर इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए मेरा साथ साथ बनाइए, मेरा साथ साथ कॉपी कीजिए, देखिए कैलकुलेशन ऑफ material consumed during the year, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। इसका एक फॉर्मेट हम लोग बना लेते हैं, जो लास्ट सब्सक्रिप्शन का टाइम हम लोग बनाया था, ठीक उसी तरह से एक फॉर्मेट इसमें भी होगा, ठीक है। तो देखिए टोटल पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, फर्स्ट आइटम टोटल पेमेंट made during the year, ठीक है। इसको डॉट डॉट दे दीजिए। फिर देखिए ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, इसको भी डॉट डॉट दे के लिखिए। फिर इसका साथ लिखिए लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक पे इसमें से माइनस करके फिर लिखना है, ठीक है, माइनस करके आउटर में लिखिए। फिर इसका साथ लिखिए ऐड creditors outstanding at the end of the year, ठीक है। क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, ये इसका साथ प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका टोटल लिखिए, ठीक है। फिर इसमें से माइनस हो जाएगा लेस क्रेडिटर्स
outstanding at the beginning of the year, ठीक है। क्रेडिटेड आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये आइटम इसमें से माइनस होगा टोटल में से, ठीक है। फिर माइनस करके इसको आउटर में ले जाना है। फिर नेक्स्ट आइटम आता है ऐड एडवांस पेमेंट मेड, एडवांस पेमेंट मेड लास्ट ईयर, ठीक है। लास्ट ईयर में अगर कुछ एडवांस पेमेंट हुआ, ये इसका साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसमें से लिखिए प्लस, फिर टोटल इसका, फिर इसमें से माइनस क्या हो जाएगा, एडवांस पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर लेस एडवांस पेमेंट मेड ड्यूरिंग द, ठीक है। इसको माइनस करके फिर हम लोग आउटर में भी जो है अमाउंट आएगा वो फाइनल अमाउंट होगा आपका, ठीक है। और इसको लिखिए अमाउंट टू बी, therefore अमाउंट टू बी debited to income and expenditure account, अमाउंट टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इस तरह से कंज्यूमेबल आइटम्स का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इसमें जितना भी आइटम दिया हुआ है सारा का सारा आइटम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन में आपको ऐसा मिल जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल मिल जाएगा और टोटल पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी सारा एडजस्टमेंट सपोज दिया हुआ ही नहीं हो। कभी ऐसा भी हो सकता है ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, एडवांस भी दिया हुआ है, लेकिन क्रेडिटर्स का बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है। और किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा भी मिल सकता है सारा का सारा एडजस्टमेंट जितना है सारा का सारा दिया होगा, ठीक है। तब जाके आपको ये जैसे फॉर्मेट मैंने इसमें दिखाया, इसी फॉर्मेट का तहत आपको कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। जैसे इसमें क्या होगा, टोटल पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, इसका साथ हम लोग अगर कुछ ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल है तो वो स्टॉक आपका साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। देन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल एट द एंड ऑफ द ईयर, जो मटेरियल मतलब अनकंज्यूम्ड रह गया वो इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐड क्रेडिटर्स ऑफ आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर कोई भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर कुछ आइटम कंज्यूम करता है तो डेफिनेटली कुछ आइटम जो ड्यूरिंग द ईयर जो भी परचेज होगा, कुछ कैश परचेज होगा, कुछ क्रेडिट परचेज होगा, ठीक है। तो क्रेडिट परचेज होने से क्रेडिटर्स भी आएगा। कुछ आइटम ऐसा भी हो सकता है, कभी कभार पैसा ऐसा भी हो सकता है कि एडवांस भी पेमेंट किया जाएगा, तो एडवांस पेमेंट होने से कुछ एडवांस करंट ईयर का होगा, कुछ एडवांस कमिंग ईयर के लिए भी होगा, ठीक है। इस तरह से सारा एडजस्टमेंट अगर दिया होगा, हमारा कैलकुलेशन हम लोग का इस तरह से बनेगा, ठीक है। पहले टोटल पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, देन ऐड ओपनिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्रेडिटर्स दिया होगा, क्रेडिटर्स एट द एंड ऑफ द करंट ईयर का क्रेडिटर्स होने से ऐड हो जाएगा। अगर क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर का अगर कुछ आउटस्टैंडिंग रह गया वो क्रेडिटर्स को माइनस हो जाएगा, ठीक। उसी तरह एडवांस पेमेंट मेड लास्ट ईयर, एडवांस अगर लास्ट ईयर में कुछ पेमेंट कर दिया गया पहले से तो वो भी क्या होगा, ऐड होगा। और करंट ईयर में अगर कुछ एडवांस मैं करूं तो वो एडवांस करंट ईयर का टोटल कैलकुलेशन में से ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट जो भी अमाउंट निकल के आएगा वो क्या होगा, इट शुड बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं, उसको अभी हम बिताते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं और इसी एग्जांपल का तहत हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, ठीक है। कंज्यूमेबल का कैलकुलेशन कैसे होगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ठीक है। चलिए पहले इस पे एक बार उतार दीजिए, ठीक है। ओके, मैं अभी इसको मिटाता हूं, ठीक है। कंज्यूमेबल भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभार ये भी आपका मतलब सब्सक्रिप्शन का जैसा ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, और नहीं तो ये आपका
कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के अंडर में ही ये एज एन एडजस्टमेंट आ सकता है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आप लोगों का ये ज्यादातर मतलब एक शॉर्ट क्वेश्चन का हिसाब से देने का चांसेस भी होता है, ठीक है। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है इसका। तो लिखिए एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द following information, calculate what amount should be debited to income and expenditure account, and also show relevant balance sheet treatment, ठीक है। लिखिए स्टॉक ऑफ मेडिसिन एज ऑन 1/1/2019 is rupees 5,800. Sorry, 5,300, not 800. 5,300. Then payment made during the year. Rupees 51,200. Then stock of medicine as on 31st December 2019, ठीक है, it is 2,300, ठीक है। चलो क्वेश्चन को पहले उतार लीजिए, फिर हम लोग इसका कंज्यूमेबल का कैलकुलेशन हम लोग पहले बनाएंगे, फिर उसके बाद इसका ट्रीटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट में कैसे होगा वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन को उतार गया। चलिए इसको मिटा, अब सॉल्यूशन में मेरा साथ साथ आप लोग बनाते जाएंगे। फ्रेश पेज ले लीजिए, उसमें बनाइए। अगर पेज नहीं है, अगर स्पेस कम है तो फ्रेश पेज ले लीजिए, ताकि मतलब सॉल्यूशन क्लियरली आप एक ही पेज में बना सके, ताकि आपका इसका ट्रीटमेंट अच्छा से समझ में आए, ठीक है। सॉल्यूशन calculation of material consumed during the year, ठीक है। फॉर्मेट बना लेते हैं हम लोग पहले। तरह से फॉर्मेट हो गया, ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आइटम हमें 3 ही आइटम दिया हुआ है। तो पहले देखिए टोटल पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, टोटल पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर टोटल पेमेंट कितना हुआ? 51,200, 51,200 इसमें रुपीस का सिंबल दीजिए।
फिर इसका साथ ऐड क्या होगा, ऐड इसमें देखिए ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। जो ओपनिंग स्टॉक होगा एज पर आवर स्टेटमेंट ऐड ओपनिंग स्टॉक and opening stock rupees 5,300 plus कीजिए 556,500 less closing stock ठीक है। इसमें एक चीज लिख दी तो देखने में अच्छा लगेगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन लिखिए, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ठीक है। उसी तरह इसमें भी लिखिए जस्ट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना था 2300, ठीक है। इसका कैलकुलेशन कर दीजिए 200, इसमें आपका आ गया 4 54,200, 54,200। इसमें क्या लिखोगे, अमाउंट टू बी, therefore अमाउंट टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना डेबिट होगा, कंज्यूमेबल का मेडिसिन कंज्यूम कितना हुआ 54,200, ठीक है। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ठीक है, इसको हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। तो चलिए इसके अंदर साथ साथ बनाइए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बनाइए, ठीक है। एक छोटा सा फॉर्मेट बनाने से हो जाएगा। इसमें लिखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ब्रैकेट में लिखिए एंड एक्सट्रैक्ट, ठीक है। और ये कौन सा साइड है, इनकम, ये इसका सिंबल दीजिए, फिर इसमें लिखिए एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये डेबिट साइड है और ये हो गया क्रेडिट साइड, ठीक है। इसका सिंबल दीजिए, फिर लिखिए टू मटेरियल कंज्यूम, ठीक है, मटेरियल कंज्यूम 54,200, ये हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर ट्रीटमेंट। क्योंकि हम लोग पहले लिख चुका कि अमाउंट टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इट इज 54,200। So in income and expenditure account on the debit side, to material consumed 54,200, ठीक है। अब बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट क्या होगा देखते हैं हम लोग, इसको मिटा लेते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट एक बना दीजिए, छोटा सा बनाना चाहिए, ठीक है। लिखिए बैलेंस शीट, ठीक उसी तरह पैकेट में लिखिए एन एक्सट्रैक्ट, ठीक है। लिखिए एज ऑन डॉट, चाहे लिख सकते हैं 31 दिसंबर 2019 अगर डेट दिया होगा तो। ये हो गया आपका एसेट साइड और ये आपका हो गया लायबिलिटी, ठीक है। इसमें रुपीस लिखिए, इसमें देखिए सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक ही दिया हुआ आइटम में, इसमें लिखिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना दिया था
23,000। ठीक है, सिर्फ एक ही आइटम इसमें आएगा, क्योंकि और कुछ है नहीं दिया हुआ, तो और कुछ लिखने का जरूरत नहीं। चलिए, ये सॉल्यूशन आपका बन गया। ठीक है, तो कंज्यूमेबल क्या है हम लोग कभी सीखा कि कंज्यूमेबल का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रेगुलर बेसिस में अगर कुछ भी यूज करता है फॉर डे टू डे पर्पस, तो वो उसके लिए कंज्यूमेबल आइटम माना जाता है। जैसे एक हॉस्पिटल के लिए आपका कंज्यूमेबल आइटम मेडिसिन होता है, एक रिक्रिएशनल पार्क के लिए प्लेइंग कार्ड्स एंड बार मटेरियल इनका कंज्यूमेबल आइटम होता है। जैसे स्पोर्टिंग क्लब के लिए स्पोर्ट्स मटेरियल लोगों का कंज्यूमेबल आइटम माना जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन किस तरह से एमपीओस के अंडर में होता है ये हमने सीखा। ठीक है, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है एक एग्जांपल का तहत भी हमने देखा, और इसका ट्रीटमेंट बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में कैसे होता है, ये सारा हमने देखा। ठीक है, एक एग्जांपल था। आगे चल के हम लोग और एक एग्जांपल लेंगे और एक प्रॉब्लम लेंगे, उसी के तहत हम लोग फिर से कोशिश करेंगे इसका डिटेल्स में थोड़ा जाने के लिए, ताकि मतलब इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए कंज्यूमेबल का प्रॉब्लम यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं हम लोग। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।